नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। कल हमने अरस्तू के पार्ट 6 में नागरिकता संबंधित विचार पर चर्चा की थी। जब भी कोई विचारधारा आती है, कोई सिद्धांत आता है तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां अवश्य छूट जाती हैं। उन कमियों को भावी जितने भी विद्वान होते हैं या उनके समकालीन विद्वान होते हैं, वो उन कमियों को आलोचनाओं के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो नागरिकता संबंधित विचार में भी बहुत सारी कमियां रही, जिनको आलोचना के रूप में हम इस वीडियो नोट में समझने वाले हैं। कल आपके लिए कुछ अरस्तू से संबंधित मैं वन लाइनर क्वेश्चन पोस्ट करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। नीचे टेलीग्राम चैनल के लिंक है, जिनको भी आप ज्वाइन जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो नोट अरस्तू के नागरिकता संबंधित विचार की आलोचनाओं से संबंधित। नागरिकता संबंधित विचार को हमने कल देखा। किसे नागरिकता मिलनी चाहिए, किसे नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, नागरिकता मिलने के आधार क्या हैं, इन सभी बातों की हमने कल वाले वीडियो नोट में चर्चा की थी। तो अरस्तू के नागरिकता संबंधित विचार में आलोचना के अंतर्गत कुछ विद्वानों ने अपनी अपनी बातें की हैं। अरस्तू की नागरिकता सिद्धांत में जो भी उसके अंदर विद्वान हैं, उन्होंने जो कमियां हैं, दोषों को, उनको लेकर उन्हें प्रकाश में डाला गया है कुछ विद्वानों के द्वारा। जिसमें हम बात करें कि डनिंग महोदय की बात करें तो डनिंग महोदय कहते हैं, यद्यपि अरस्तू के नागरिकता सिद्धांत की धारणा आदर्शवादी है, पर यदि हम अपने युग के दृष्टिकोण से इस पर विचार करें तो इसे वास्तविक जीवन में प्रेरित करना असंभव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फोस्टर महोदय क्या कहते हैं। फोस्टर महोदय कहते हैं नागरिकता संबंधित विचार पर अरस्तू के लिए कि नागरिकता के संबंध में अरस्तू के बजाय प्लेटो अधिक प्रगतिशील है। क्योंकि प्लेटो अरस्तू के गुरु थे, तो उन्होंने नागरिकता संबंधी के विचार में अरस्तू को कम माना, जबकि प्लेटो को अधिक प्रगतिशील बताया। किसने? फोस्टर ने। अब नागरिकता संबंधित जो प्रमुख दोष हैं, उन सभी पॉइंट्स पर हम एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाया करें। नीचे टेलीग्राम चैनल के लिंक है, कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जिस पे क्लिक करके आप सारी वीडियोज़ का आनंद उठा सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। देखिए, अब थोड़ी देर के लिए हमें ये समझना होगा कि भाई जो नागरिक है उसके गुण क्या होते हैं। ठीक है, एक श्रेष्ठ नागरिक में यदि हम कहें कि सद्गुण है तो वो श्रेष्ठ नागरिक है। लेकिन अब हम नागरिकता के बारे में बात कर रहे हैं तो सामान्य धारणा से हटके हमें बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अरस्तू ने कुछ पैमाने अलग ही दिए हैं। अरस्तू नागरिक के गुण को स्पष्ट करने के लिए जिस बात का उदाहरण देता है, वो एक नाविक का उदाहरण देता है। किसका उदाहरण देता है? नाविक का उदाहरण देता है। जो नाव चलाता है उसका उदाहरण देता है। जैसे नाविक की तरह क्या होता है, नागरिक समुदाय का ही सदस्य होता है। नाविक के जो तरह तरह के कार्य होते हैं, जिसमें कोई चप्पू चलाता है, कोई दूसरा चालक है, कोई चौथा होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के चालक हैं। कौशल या सद्गुण की परिभाषा उसी कार्य से संबंधित होती है। ठीक है, अब लेकिन बात ये भी है कि सभी पर एक से कार्य, एक सी उनकी क्षमता ये लागू नहीं होती। उन सब का उद्देश्य तो एक ही है, क्या? कि नाव जो चल रही है वो सुरक्षित रहे। क्या रहे? सुरक्षित रहे, और अपने गंतव्य स्थल पर, जहाँ पर जाना है वहाँ पर वह पहुँचे। अब उसमें कौन क्या कार्य कर रहा है इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। संपूर्ण नाव को पहुंचाने के लिए व्यक्ति अपना अपना सही तरीके से योगदान देते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम ये बात यहाँ पर इस तरह से करते हैं, लेकिन श्रेष्ठ नागरिक हम उसे कहेंगे जिसमें एक ही सद्गुण हो, अर्थात जो पूर्ण सद्गुण से संपन्न हो। ये अरस्तू में नागरिक के गुण में श्रेष्ठ नागरिक या सद्गुण से भरे नागरिक की बात की गई है। ठीक है, अब देखिए हम आपको बताते हैं अरस्तू की नागरिकता संबंधित जो अवधारणा है, जो विचार है, उसकी आलोचनाएं क्या क्या हैं। ठीक है, मैक्सी महोदय ने आलोचना करते हुए कहा कि नागरिकता संबंधी दृष्टिकोण जो अरस्तू का है, वो निश्चित रूप से मध्यम वर्ग के अभिजात तंत्रीय शासन से था, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारे क्या है, दोष हैं। अब उन दोषों को हम एक एक करके यहाँ पे समझेंगे, ताकि हमें वो परीक्षा में आसानी से समझ में आए और हम उसको ध्यान दे सकें।
देखो, नागरिकता संबंध में आधुनिक प्रजातंत्र पर ये लागू नहीं हो सकता। देखो, अरस्तु के द्वारा नागरिकता की परिभाषा में आधुनिक प्रजातंत्र के विषय में सही नहीं बैठ पाती। आज के समय की हम बात करें तो अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, इसी का युग है। सभी नागरिक न तो विधि निर्माण में भाग लेते हैं और ना ही किसी न्याय के प्रशासन में। तो यहाँ पर मतलब नागरिकता तो बहुत कम लोगों को होनी चाहिए। तो आधुनिक प्रजातंत्र में अरस्तु की जो बात है कि नागरिकता उसे ही मिलेगी जो या तो प्रशासन में भाग ले, ठीक है, या विधि न्याय के प्रशासन में भाग ले या विधि निर्माण में कार्य में भाग ले सके, उसे नागरिकता मिलेगी। लेकिन अब हम देखें हमारे प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में इस व्यवस्था को हम लागू करना चाहें तो ये नहीं हो सकती। ठीक है, अब देखो आधुनिक प्रजातंत्र पर यह व्यवस्था लागू नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखिए, मजदूरों को राजनीतिक अधिकार से वंचित रखा। अरस्तु ने साफ साफ कहा कि भाई श्रमिक जो होते हैं और जो दास होते हैं उनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो अवकाश पर जोर देते हैं और श्रमिक, मजदूर, दास का कोई भी छुट्टी, कोई भी अवकाश नहीं होता। दासों को तो बल्कि वो सजीव संपत्ति के रूप में गिनते हैं। ठीक है, तो ये कोई लोगों में, मनुष्यों में, इंसानों में समानता की बात तो हो नहीं रही। तो मजदूरों को राजनीतिक अधिकार से वंचित रखा गया, उनको जो नागरिकता का जो अधिकार है वो नहीं दिया गया। एक तरफ तो बार बार अरस्तु समानता की बात करते रहते हैं, लेकिन जब हम इस क्षेत्र में देखते हैं कि किन्हें किन्हें नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए तो वहाँ पर उनका दोहरा रवैया देखने को मिलता है। और ये भी इसकी क्या है, एक कमी है, दोष है, आलोचना है। धनिक तंत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। देखिए, धनिक तंत्र का मतलब ये हुआ कि अरस्तु ने कहा कि नागरिकता किन्हें मिले, जिन्हें क्या प्राप्त हो, अवकाश प्राप्त हो, आधार बताया उन्होंने, और उनके पास में क्या हो, संपत्ति हो, संपत्ति में उनके पास क्या हो, दास हो। तो भैया दास और संपत्ति तो किसके पास मिलेगी, धनाढ्य व्यक्ति के पास मिलेगी, जिनके पास में धन की भरपूरता है उनके पास मिलेगी। गरीब व्यक्ति के पास तो धन मिलेगा नहीं। तो धनी व्यक्ति कानून का निर्माण केवल अपने वर्ग के हित में करेगा। देखो, कोई भी वर्ग का व्यक्ति यदि उच्च शीर्ष पर जाकर बैठता है तो वो अपने नीचे अपने ही वर्ग के लोगों पर ज़्यादा ध्यान देता है। ये तो आपने आज की राजनीति या परिप्रेक्ष्य में भी देखा होगा। तो वहाँ पर जब धनी व्यक्ति किसी सीट पर बैठेगा तो वो बिजनेसमैन या धनिक तंत्र के लिए ही कार्य करेगा। तो वहाँ पर समानता का भाव खो जाता है। निर्धन पक्ष को बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम, नुकसान झेलने पड़ते हैं, उनको पीड़ा होती है। तो इस तरीके से ये भी एक क्या हुआ, इसका दोष हुआ। नेक्स्ट हम कहें स्त्रियों को वंचित रखना। समानता की जो भाव है, समानता का जो भाव है ये यहाँ पर और मजदूरों पर आकर बिल्कुल चुप हो जाता है, गुम हो जाता है। क्योंकि अरस्तु कहते हैं कि स्त्रियां बचपन में अपने माता पिता पर निर्भर रहती हैं। तो स्त्रियां क्या, हर बालक निर्भर रहता है। यदि सेवा करती हैं तो वो मालिक पर निर्भर होती हैं। शादी करने के बाद वो पति पर निर्भर हो जाती हैं। ठीक है, पति जब मर भी जाए तो फिर अपने आश्रित जो भी बेटा है, बेटी है, बहू है, उस पर निर्भर हो जाएंगी। तो किसी न किसी पर निर्भर जब रहेगा तो उसको क्या नहीं मिलेगी, नागरिकता। क्या नहीं मिलेगी, नागरिकता उसको नहीं मिलेगी। कौन कहते हैं, अरस्तु। तो मतलब महिला के लिए वो कहते हैं कि महिला क्या रहती है, हमेशा डिपेंड रहती है, निर्भर रहती है। तो निर्भर रहने वाले को नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए, नागरिकता का अधिकार इन्हें नहीं है। दूसरी बात हम ये भी यहाँ पर मान सकते हैं कि जो उनका अवकाश वाला जो पॉइंट है, वो दासों को भी अवकाश नहीं होता, महिला को भी अवकाश नहीं होता। तो यहाँ पर एक तरीके से इनको सिर्फ और सिर्फ समाज में सेवा करने के भाव से देखा गया है और स्त्रियों को निर्भर रहने की वजह से नागरिकता नहीं दी जाती। अगर पूछे कि कोई स्त्री निर्भर ना हो और अच्छी संपत्ति की स्वामिनी भी हो तो उसे नागरिकता दोगे कि नहीं दोगे, तो अरस्तु इस सवाल पर क्या हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, बिल्कुल चुप हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अवकाश का नागरिकता से संबंध। देखो, उन्होंने कहा, अरस्तु ने कहा कि जिसको अवकाश मिलता है, जिसको भी छुट्टी मिलेगी, ये आदर्श बात है, वो नागरिक होगा, वो धनवान होना चाहिए। अरस्तु ने नागरिकता दासों को कहा कि परिश्रम पर पलने वाला एक जीव है। ठीक है, मेहनत करेगा और ये पल जाएगा, लेकिन इनके पास में क्या नहीं होगी, इनके पास में अवकाश नहीं होगा। तो जिसके पास अवकाश होगा, जिसके पास में संपत्ति होगी,
जिसके पास में अवकाश होगा, जिसके पास में संपत्ति होगी, जिसके पास में दास होगा। तो एक चीज़ बताइए, आपको यदि मैं प्रॉपर्टी दे दूं, आपको मैं एक सेवक दे दूं, आपको मैं क्या कहते हैं छुट्टियां दे दूं, तो आपका कार्य करने का मन करेगा क्या? इस लॉकडाउन में बंद रह रहकर अनेकों लोगों का कार्य करने का मन नहीं करता। तो ये हम कह सकते हैं कि निठल्लापन आ जाता है, निठल्लापन आ जाता है। तो अरस्तु नागरिक को निठल्ला बनाना चाहता है, ये एक आलोचना के अंतर्गत ये बात कही गई है। ठीक है। दूसरी बात वो कहते हैं कि भाई नागरिकता उसको मिलनी चाहिए जो विधि निर्माण में और न्याय प्रशासन में भाग ले। अब देखो, न्याय प्रशासन में कार्य करना और विधि निर्माण में भाग लेना, ये दोनों को यदि हम कहें कि एक तरीके से अलग अलग लोगों के हाथों में ये चीज़ होनी चाहिए। अगर आप नागरिक हैं और आप ही न्याय प्रशासन और विधि निर्माण में भाग ले रहे हैं तो बात तो वही आ गई ना। आप अपने वर्ग के लिए क्या करेंगे? अच्छा कार्य करेंगे, और दूसरे कहाँ जाएं? भाई भाड़ में चले जाएं। ठीक है, ये कार्टून बन गया बनाते बनाते स्माइली। ठीक है, तो आप दूसरा वर्ग क्या होगा? भाड़ में जाए, और आप अपने वर्ग के लिए क्या करेंगे? अच्छा कार्य करेंगे। ठीक है, तो न्याय और विधि निर्माण अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग नागरिकों के हाथों में केंद्रित होना चाहिए। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि भाई ये एक संकुचित विचारधारा है। कैसी विचारधारा है? संकुचित विचारधारा है, जिसमें समाज के बहुत छोटे तबके को शामिल किया जा रहा है नागरिकता के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, आधुनिक प्रजातंत्र पर ये लागू नहीं हो सकती, और बहुसंख्यक जो वर्ग है उसको आप नागरिकता नहीं देंगे। तो मान लो एक जगह, एक राज्य में 100 लोग हैं। कितने लोग हैं? संख्या लिख देता हूँ। एक राज्य में 100 लोग हैं, इसमें से केवल 5 ही व्यक्ति ऐसे हैं जो धनवान हैं, जिनके पास में संपत्ति है, जिनके पास में अवकाश है, दास है। तो मतलब विधि निर्माण और न्याय प्रशासन में यही भाग लेंगे। बाकी बचे 95 का क्या होगा? ये अनागरिक होकर देश में मेहनत मजदूरी करते रहेंगे। तो ये समानता का भाव कहीं प्रतीत नहीं होता। धनिक दृष्टिकोण है, न्याय और विधि निर्माण में पृथक व्यक्ति होने चाहिए, इस प्रकार की आलोचना की गई है। एक बात और देखें कि अरस्तु के नागरिक जो हैं वो केवल और केवल कर्तव्यों पर ही अधिक ध्यान देते हैं। भाई कर्तव्य के साथ, भाई एक मजदूर का कर्तव्य मजदूरी करना है, लेकिन उसके अधिकार कहाँ जाएंगे? उसके क्या अधिकार कहाँ जाएंगे? भाई आपने उनको कर्तव्य तो याद दिला दिए चिल्ला चिल्ला के, लेकिन जब बात अधिकारों की आती है, बात क्या आती है? अधिकारों की आती है, तो आप मुंह मोड़ लेते हैं। तो ये तो बात गलत है। ठीक है, ये तो बात क्या हुई? गलत हुई। तो अधिकारों के स्थान पर कर्तव्यों पर अधिक जोर दिया जाता है, जबकि अधिकारों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये कुछ आलोचनाएं हैं अरस्तु की। अरस्तु के नागरिकता सिद्धांत में जो दोष हैं उनको हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, तो अरस्तु ने जो नागरिकता संबंधी सिद्धांत दिया उसके ऊपर ये वीडियो नोट था। मैंने इसमें सारे पॉइंट लगभग कवर कर दिए हैं। आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अरस्तु से मैं कल पोस्ट करूंगा चैनल पर, तो चैनल से जुड़े रहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, नए टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन करें। साथ में आप इस चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, और अपने कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।